हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर। मोस्ट ऑफ द लो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर एक सेक्शन आता है लीगल एप्टीट्यूड, या फिर किसी किसी में नाम होता है लीगल रीजनिंग। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है कि लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड के कुछ ब्रांचेज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सब सेक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर आता है जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, एंड उसके बाद जो भी कुछ बचे कुचे हैं मिसलेनियस लॉज, जैसे कि IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वायरमेंटल लॉ एंड ETC। तो ये सब कुछ हो जाते हैं मिसलेनियस लॉज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे हम। क्रिमिनल लॉज में इंडियन पीनल कोड। फैमिली लॉज में हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है हमारा, उसके रिलेटेड लॉज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, बेसिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है, ये गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्क होगा वो गवर्न करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट है एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो ये जैसे 1872 का एक्ट है, तो ये ब्रिटिश इंडिया से पास्ड हुआ था एंड ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब कई बच्चों के मन में आता है कि जब होल ऑफ इंडिया लिखा है तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर अलग से क्यों लिखा है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, जिसकी वजह से सारे एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते थे जम्मू एंड कश्मीर पर। बट अब ये रिवोक कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया आर्टिकल 370 फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मेंशन है, जो कि एक बेसिक है, ये हमें जानना ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम आगे का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आसानी से पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट है प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है? आपने प्रपोजल तो शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, पर एवरीडे यूज़ में या एवरीडे लाइफ में आपने ऑफ़र वर्ड ज़रूर सुना होगा। जैसे मैंने किसी को ऑफ़र दिया है या मुझे कोई जॉब का ऑफ़र मिला है, इस टाइप से आपने सुना होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या फिर हम बोलें लॉ के अंदर कहीं भी ऑफ़र वर्ड यूज़ नहीं होता है, वर्ड यूज़ होता है प्रपोजल। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to made an proposal। तो ये कहना क्या चाहता है? अगर लॉ की लैंग्वेज को आप डायरेक्टली एक बार में पढ़ के समझना चाहोगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए लॉ की लैंग्वेज को क्या करते हैं, पहले ब्रेक कर करके हमें समझना होता है। पहले देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, कोई एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई का मतलब होता है टू एक्सप्रेस या फिर टू कम्युनिकेट। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू
अनदर हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब इच्छा, अपनी इच्छा को सिग्निफाई कर रहा है। विलिंगनेस किस चीज़ की है? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ करने की या फिर कुछ नहीं करने की विलिंगनेस वो सिग्निफाई कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को। क्यों कर रहा है? विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, उस पर्सन की एसेंट लेने के लिए। टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, जो ये काम करना या ना करना, करवाना या ना करवाना चाहता है, उसकी एसेंट लेना है। यानी कि सपोज ए बी से बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार फॉर एक्स अमाउंट। तो ए ने क्या करा? ए ने बी को प्रपोजल दिया कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार। इसने इसको प्रपोजल दिया विद एन व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज असेंट। ये इसको चाह रहा है कि ये इसको कार दे, तभी तो इसने ऑफर दिया इसे। तो यही चीज़ है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो ए ने बी को प्रपोजल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। अभी तो हमने यहाँ पे प्रपोजल करा था, प्रपोजल दिया था किसी को टू परचेज एन कार। अब जब बी इसको एक्सेप्ट करेगा, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा बी, तो वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस। तो देखते हैं अब एक्सेप्टेंस क्या है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, टू whom द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल किसने दिया था? किसको दिया था? बी को। टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट। अब किसे करना है? बी को सिग्निफाई करना है हिज असेंट देयर टू, यानी कि ए को सिग्निफाइज हिज असेंट। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब बी ए को बोल देगा हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू सेल माई कार, तो क्या हो जाएगा? वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, ये बन जाता है प्रॉमिस। यानी कि एक प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद बन जाता है प्रॉमिस। नेक्स्ट है प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब ये प्रोमिसर कौन है एंड प्रोमिसी कौन है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। तो प्रपोजल किसने दिया था? ए ने, तो ये बन जाएगा प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, एक्सेप्ट किसने करा था? बी ने, तो ये हो जाएगा प्रोमिसी। जो प्रपोजल दे रहा है यानी कि जो ऑफर दे रहा है वो हो जाएगा प्रोमिसर, एंड जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो हो जाएगा प्रोमिसी। अब प्रपोजल एंड ऑफर से कंफ्यूज नहीं होना है, इसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। प्रपोजल एंड ऑफर, इनको इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस। नहीं आया समझ में? कोई नहीं, इसको इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन होता है, सपोज ए एक सेलर है, बी एक बायर है। तो सेलर क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बायर को, एंड बायर सर्विस के बदले में क्या दे रहा है? कैश, उसे अमाउंट पेमेंट दे रहा है, वो उसे पैसे दे रहा है एक तरह से बोलें तो यहाँ पे क्या हो? एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग हो रहा है। ये दे रहा है सर्विस एंड इसको मिल रहा है कैश, तो किसी चीज़ के बदले कुछ मिलना, यही कंसिडरेशन होता है, ठीक है। बाकी हम डिटेल में हर एक टॉपिक को, ये एक ओवरव्यू है, हम खाली डेफिनेशन अभी समझ रहे हैं थोड़ा, बाद में हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स एंड विद क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? अभी देखा हमने, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो वो बन गया प्रोमिस। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज
एन एग्रीमेंट, यानी कि ऑफर एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, पर उसके अंदर कंसिडरेशन भी होना चाहिए एक दूसरे के लिए। कंसिडरेशन होगा ना दोनों के लिए, तो फिर बन जाएगा वो एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ तो बना था प्रोमिस। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन बन गया एग्रीमेंट। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, पहले प्रॉमिस बना था, फिर एग्रीमेंट बना है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 2H। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर मेंशन है, तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H। बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कब बनेगा? देखो, पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, क्या बना? प्रपोजल। अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन बन गया एग्रीमेंट। अब बोल रहा है कि वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अगर सपोज एनफोर्सेबिलिटी ना हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो वॉइड हो जाएगा। ये तो था वॉइड। अब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड क्या होता है? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। तो इसमें क्या है? सपोज ए एंड बी, ये दो पार्टीज हैं। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब क्या है कि ए के पास ऑप्शन है कि कोर्ट के अंदर जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। यानी कि सिर्फ एक पार्टी के पास ये पावर है, एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट के अंदर जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा दे, तो वो वॉइड बन जाएगा। ठीक है, वॉइडेबल का मतलब होता है ये वॉइड भी बन सकता है, एंड अगर वॉइड डिक्लेयर ना कराए कोर्ट से एक पार्टी जिसके पास ऑप्शन है, तो वो ट्रीट होगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कोई जोर ज़बरदस्ती या किसी दबाव में आके नहीं होना चाहिए, फ्रीली कंसेंट मिला होना चाहिए उसके लिए। एंड जो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि वो मेजर होनी चाहिए, साउंड पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एंड जो कंसिडरेशन होता है ना, समथिंग फॉर समथिंग, वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एंड जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए, यानी कि लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वो। ये सब तो दिए हैं सेक्शन 10 के अंदर। इसके अलावा जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिए हैं, कुछ और भी एसेंशियल्स हैं, सेक्शन 10 के अंदर तो नहीं दिए हैं, बट फिर भी वो एसेंशियल हैं फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एटलीस्ट 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, एंड उन दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशंस हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनके अंदर, पार्टीज़ के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे एक दूसरे की बातें अच्छे से समझ पाएँ कि सामने वाली पार्टी क्या कहना चाह रही है। क्लियरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके बीच में जो एक्ट है, यानी कि कुछ करना या ना करना, वो एक
प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि इम्पॉसिबल एक्ट बोल दिया कि सपोज़ मैं चाँद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसे बोल देते हैं ना, या फिर जादू से खजाना ले आऊँगा। तो ये सब क्या इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं, इन पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सब हमने बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।